निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में 18 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 1 से। पेज नंबर 1 पर केंद्र सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों को, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को निजी प्लेयर्स के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया है। यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्ति अब सारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए। तो इसकी 5वीं किस्त की घोषणाएं जो की गई हैं सरकार के द्वारा एक आर्थिक पैकेज के रूप में, इसमें इस 5वीं किस्त में कुछ महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा कदम लेने की बात की गई है, जिसमें कि स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर्स यानी वेलनेस केंद्र में सरकार जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग को यानी सरकारी व्यय को और ज़्यादा बढ़ाएगी, इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ ही संक्रामक बीमारियों के लिए अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब बनाए जाएंगे हर जिले में, यानी प्रत्येक जिले में इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, यानी संक्रामक बीमारियों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब बनाए जाएंगे। यह प्रत्येक जिले में सरकार स्थापित करेगी। विनिवेश की अगर हम बात करें तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी कि गैर सामरिक क्षेत्र में जितने भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं, यानी कि सरकारी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सभी का निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन सबका किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है विनिवेश के क्षेत्र में। और यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी, सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भी 4 से अधिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुमति नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि सामरिक क्षेत्रों में भी, सामरिक महत्व के उद्योगों में भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की संख्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 4 तक सीमित होगी। और ऐसे सामरिक महत्व के क्षेत्र क्या क्या होंगे, तो इसके बारे में सरकार अधिसूचना शीघ्र ही लाने वाली है। राज्यों के वित्त से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि राज्य अपने जीडीपी के यानी स्टेट जीडीपी के 5% तक जो है वह मार्केट से ऋण ले सकते हैं, बाजार से ऋण ले सकते हैं। पहले उनके लिए 3% की सीमा थी, वह अपने राज्य जीडीपी के, जीएसडीपी के, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% ही बाजार से ऋण के रूप में ले सकते थे। अब इस सीमा को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो इस फैसले से राज्यों के पास वित्त का और ज़्यादा वित्त की उपलब्धता बढ़ जाएगी। परंतु इसमें मात्र 25% जो यह बढ़त है यह अनकंडीशनल यानी कि बिना किसी शर्त के होगी। बाकी जो 75% यह बढ़त है या हाइक जो है 3% से 5% जो कर दिया गया, तो इसका 75% बढ़त जो है वह सशर्त होगा। यानी कि राज्यों के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदर्शन के बाद ही उस हाइक से, मतलब ये जो बढ़त हुई है उसका लाभ उठाकर वह बाजार से ऋण लोन ले सकते हैं। और बाकी जो 75% है वह उनके द्वारा किए गए सुधार, अलग अलग क्षेत्रों में किए गए सुधार के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि यह पूर्ण रूप से अनकंडीशनल नहीं है। रोजगार सृजन की अगर बात की जाए तो सरकार नरेगा के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ की और वृद्धि करेगी। जैसा हम जानते हैं कि लगभग 61,000 करोड़ रुपया एमजी नरेगा के लिए, मनरेगा के लिए इस वर्ष के बजट में आवंटित किया गया था। तो सरकार अभी ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नरेगा में 40,000 करोड़ की और राशि की आवंटन सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसके के माध्यम से 300 करोड़ व्यक्ति दिवस का सृजन हो पाएगा। तो यह एक सरकार का महत्वपूर्ण फैसला ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को सपोर्ट करने के लिए है। एक महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे यह है कि जो प्रवासी मजदूर अभी शहरों से गांव की तरफ लौट रहे हैं, तो नरेगा, एमजी नरेगा को उनके लिए एक रोजगार के विकल्प के रूप में सरकार देख रही है। इसलिए इस स्कीम में अतिरिक्त राशि का आवंटन कर सरकार नए रोजगार दिवसों के, लेबर डेज के सृजन का सरकार की योजना है। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी 1 वर्ष तक कोई भी फ्रेश दिवालियापन संबंधी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि 1 वर्ष तक जो दिवालियापन संबंधी प्रक्रिया है वह निरस्त रहेगी। और जो लोन साइज है, यानी उद्योगों के द्वारा जो लोन लिए जाने का जो लिमिट है उसे भी बढ़ाकर जो है
1 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। यह कुछ महत्वपूर्ण फैसला उद्योग क्षेत्र में है। इसके साथ ही कोविड-19 से अगर से संबंधित किसी उद्योग ने ऋण लिया है तो उसके कारण डिफ़ॉल्ट प्रोसीडिंग्स यानी डिफ़ॉल्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोविड-19 रिलेटेड ऋण जो हैं उसके लिए डिफ़ॉल्ट की यानी कि कंपनियों के दिवाला घोषित हो जाने की प्रक्रिया जो है वह ट्रिगर यानी शुरू नहीं होगी और भारतीय कंपनियों को विदेशों में वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में सीधे तौर पर सूचीबद्ध होने का, लिस्टेड होने का भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इकोनॉमिक राहत, आर्थिक राहत पैकेज के रूप में सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगर हम इस स्टिमुलस पैकेज की बात करें, राहत पैकेज की बात करें, तो कुल मिलाकर सरकार ने अभी तक 20.97 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कि भारत के कुल जीडीपी का 9.8% बनता है। परंतु अगर हम इसमें सरकार के ऊपर सीधे अतिरिक्त बजटीय लागत की बात करें, डायरेक्ट एडिशनल बजटरी कॉस्ट की बात करें कि सरकार के ऊपर सीधा कितना अतिरिक्त बजटरी लागत लगा है इस इकोनॉमिक राहत पैकेज के कारण, तो वह 2.2 लाख करोड़ लगा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20.97 लाख करोड़ 20.97 लाख करोड़ की जो आर्थिक राहत की यह पैकेज की घोषणा सरकार ने की है, उसमें से दरअसल सरकार को प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसका अतिरिक्त वहन सरकार को करना पड़ेगा। बाकी जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है उसमें ऋण के माध्यम से सरकार अलग अलग क्षेत्रों में स्टिमुलस देने का काम करेगी। नरेगा के बारे में जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है और बजट में 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन पहले से ही कर दिया गया था। तो तात्पर्य यह है कि इस वित्त वर्ष के लिए नरेगा स्कीम में 1,01,000 करोड़ का आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है। यह इस स्कीम के ग्रामीण क्षेत्र में खासकर रोजगार उपलब्ध कराने में इस स्कीम की योजना की भूमिका और महत्व को दर्शाता है। इससे न तो केवल ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिलेगा, बल्कि इससे जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होने वाली है, बेरोजगारी के दर में जो वृद्धि होने वाली है, उसको भी कम करने में सहयोग मिलेगा। नरेगा संबंधित खर्च की बात करें तो राज्यों को भी लगभग 40% जो है वो नरेगा योजना में खर्च करना होता है। तो अगर सरकार ने इसमें एक्स्ट्रा एलोकेशन अतिरिक्त आवंटन किया है तो राज्यों को भी इस योजना के अंतर्गत और अधिक व्यय करने की इच्छा दर्शानी होगी। उन्हें भी अपना विलिंगनेस शो करना पड़ेगा, यानी राज्यों की भी भूमिका नरेगा के वर्तमान सफलता में काफ़ी है। जैसा हमने बात किया कि राज्यों के लिए बोरोइंग लिमिट, उधार लेने की जो सीमा है, वह उनके राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कि राज्य सरकारों के पास और अधिक फिजिकल स्पेस, फिजिकल रूम उपलब्ध होगा, यानी कि उनके पास और ज़्यादा वित्त की उपलब्धता होगी और वित्त संबंधी नीतियां या फैसले लेने में उनके पास और अधिक विकल्प मौजूद होंगे। तो फिजिकल रूम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अधिक होगा बोरोइंग लिमिट बढ़ा देने से। हालांकि ये सही है कि अभी लॉकडाउन के समय आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण राज्यों का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की यानी कि और कम हो जाने की संभावना निश्चित है। और एक प्रकार से जैसे अभी हमने बात किया था कि ये जो बढ़ी हुई सीमाएं हैं यह राज्यों के ऊपर कंडीशनल होंगी, यानी सशर्त होंगी। उन्हें कुछ क्षेत्रों में सुधार लाने पड़ेंगे, जैसे कि राशन पोर्टेबिलिटी के क्षेत्र में राशन की वहनीयता, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को राशन, और आपको जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फूड एंटाइटलमेंट्स हैं, उनके जो खाद्य अधिकार हैं, वह किसी भी राज्य में उतना अनाज उठा सकते हैं। तो राशन पोर्टेबिलिटी के लिए राज्यों को कार्य करना पड़ेगा। दूसरा है कि कारोबार करने की सुगमता के लिए, ऊर्जा वितरण के क्षेत्र में और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, तो इन क्षेत्रों में उन्हें अपने प्रदर्शन को सुधारना पड़ेगा। उसी शर्त पर जो यह हाइक किया गया है, जो वृद्धि की गई है 3% से 5%, तो इस हाइक लिमिट का वह 75% लाभ इन्हीं क्षेत्रों में सुधार के प्रदर्शन के बाद ही उनको मिल पाएगा। तो यह बात समझना आवश्यक है कि यह हाइक जो है, हाइक लिमिट कंडीशनल है, यानी कि सशर्त है। आगे बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है अभी कि केंद्र और राज्य दोनों की जो वित्तीय स्थिति है वह अच्छी नहीं है, तनाव में है, जिसके कारण कि दिसंबर से लेकर अभी तक केंद्र के द्वारा राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन का जो एक मैंडेटेड जो राशि उन्हें देनी होती है जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र को राज्यों को, तो वह दिसंबर से केंद्र ने राज्यों को अभी तक भुगतान नहीं किया है। और इसका कारण बताया है कि केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय स्थिति जो है अभी तनाव में है। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि राज्यों के लिए बाजार से ऋण लेना महंगा होता है, उन्हें लगभग 9% का ब्याज चुकाना पड़ता है। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के लिए बाजार से ऋण लेना सस्ता होता है, 6% के आसपास औसत ब्याज उन्हें चुकाना पड़ता है। तो आर्टिकल में यह सुझाव दिया गया है कि यह बेहतर होगा कि अगर केंद्र सरकार बाजार से ऋण ले ले और फिर इसका हस्तांतरण जो है वो राज्यों को कर दे, ताकि अगर हम मतलब पूरे देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो कुल मिलाकर कम दर पर, कम ब्याज दर पर सरकारों के पास वित्त की उपलब्धता हो पाएगी। एक नए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की नीति की अगर हम बात करें तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। अभी के टाइम पे जब वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है तो ऐसे में कम खरीदार मिलने की संभावना अधिक है। सरकार ने जो नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नीति के अंतर्गत घोषणा की है कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में यानी कि गैर सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सभी पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो उनके खरीदार मिलने की संभावना अभी वैश्विक मंदी के समय कम होगी। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे किसी संभावित खरीदार के लिए सरकार जो पैसा मतलब कि खर्च करेगी उनको स्टिमुलस प्रदान करने में या उनको सहयोग देने में, तो वैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को यानी कि नए निवेश की जगह अगर फाइनेंशियल ट्रांसफर कर दिया जाता सरकार के द्वारा वैसे धन का लोगों तक, तो इससे क्या होता कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे पोटेंशियल बायर्स को भी कुछ सपोर्ट किया जाएगा वित्तीय रूप से, सरकार उन्हें जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सहयोग भी करेगी, तो वैसी जो राशि होगी एक तरीके से नए निवेश में चली जाएगी और इससे मार्केट में डिमांड जो है, मांग जो है वह कंट्रैक्ट हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड उपलब्ध तब होता है, मांग तब बनी रहती है जब लोगों के पास पैसा होता है। तो सरकार जो पैसा लोगों को सीधे हस्तांतरित करके दे सकती थी तो उससे ज़्यादा मांग सृजित होता अर्थव्यवस्था में, ना कि अभी नए निवेश से। तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें आलोचनात्मक बिंदु सरकार के फैसले से संबंधित बताए गए हैं। और अभी जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया कि इस नई नीति के अंतर्गत जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, उनको सरकार अभी आने वाले हाल के समय में नोटिफाई करेगी, अधिसूचित करेगी। और सामरिक क्षेत्र जो होंगे तो उसमें कम से कम एक पीएसयू जो है वो जरूर रहेंगे। तो सामरिक महत्व के क्षेत्रों में कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जरूर रहेंगे और बाकी जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होंगे, गैर सामरिक महत्व के क्षेत्र होंगे, उसमें से सभी पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यानी उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। हम लोगों ने अभी पहले भी चर्चा की कि यहाँ तक कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भी 4 से अधिक पीएसयूज की अनुमति नहीं होगी। तो यह आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक बदलाव है उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित मुद्दे, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का मोबिलाइजेशन के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको इसके साथ ही किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए, खासकर विनिवेश के क्षेत्र में, तो आप इसको केंद्र सरकार के वित्त संबंधी भी प्रश्न में शामिल कर सकते हैं। दूसरा कि राज्य एवं केंद्र के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति, आप उसमें इसे शामिल कर सकते हैं। नरेगा जैसे स्कीम के रोजगार संबंधित महत्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा एक अहम फैसला जो लिया गया है कि संक्रामक बीमारियों के लिए अस्पताल और पब्लिक हेल्थ लैब, तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधित प्रश्न में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 3 तीनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। और अगर हम इन बिंदुओं की चर्चा करें विशेष रूप से, तो इसका आप विस्तृत उपयोग जो है मतलब नरेगा जैसे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित प्रश्न में कर सकते हैं, उनकी भूमिका में कर सकते हैं, और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा हमने अभी पहले भी बताया कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध संबंधी प्रश्नों में भी आप इस आर्टिकल के बिंदु की चर्चा कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल संपादकीय द हिंदू का, जिसमें कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में कुछ किए गए सुधार की आलोचनात्मक चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार की घोषणा की है और कृषि क्षेत्र में ढांचागत यानी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की एक निधि की स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसके माध्यम से फार्म गेट यानी कि खेतों में और जहां पर कि कृषि उत्पादों को एग्रीगेट किया जाता है, संग्रहित एकत्रित किया जाता है, वैसे बिंदुओं पर कृषि अवसंरचना का विकास किया जाएगा। तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां पर कि कृषि उत्पादों को एग्रीगेट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के अभाव के कारण बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान क्षति का सामना करना पड़ता है और कृषि अर्थव्यवस्था को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। किस रूप में? तो हम जानते हैं कि फसल की कटाई के बाद काफ़ी ज़्यादा फसल का नुकसान हो जाता है, उसकी बर्बादी होती है, विशेषकर जो पेरिसेबल आइटम्स हैं। पेरिसेबल आइटम्स का तात्पर्य जैसे फल हैं, सब्जी है, तो इन आइटम्स का कटाई के बाद या इनके उत्पादन के बाद, हार्वेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे कि किसानों को और कृषि अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो सरकार ने ऐसे एक फंड को स्थापित करने का, एक ऐसी निधि बनाने का फैसला किया है और इस निधि के द्वारा सरकार वित्त जो है राशि या कृषि सहकारी संघों को, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, कृषक उत्पादक संगठनों को, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को और साथ ही स्टार्टअप्स को सरकार देगी। तो इससे यह बात होगा कि सरकार के द्वारा यह जो फैसला किया गया है, तो इसमें कृषि अवसंरचना का विकास या जो लॉजिस्टिक समाधान जो ढूंढने का जिम्मेदारी होगा, यह ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं उनके ऊपर ही होगा, यानी कि किसानों को ही यह सारे समाधान ढूंढने के और अवसंरचना के विकास संबंधी कार्य में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसा हमने देखा कि कृषि सहकारी संघों और इसके साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी और स्टार्टअप्स में ज़्यादातर किसान भी शामिल होते हैं, तो किसानों के ऊपर ही यह कृषि क्षेत्र के अवसंरचना विकास की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस यानी कि खाद्य क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों को फॉर्मलाइज यानी और अधिक संगठित करने के लिए सरकार ने एक 10,000 करोड़ के भी योजना की घोषणा की है। तो यह भी आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार के इस पहल से एक तो कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी ही होगी, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज की स्थापना से कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित भी हो पाएगा, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। तो सरकार का जो लक्ष्य है वो यह है कि असंगठित क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, जो उद्यम हैं, तो उनमें खाद्य सुरक्षा संबंधी मानकों को और प्रोत्साहन दिया जाए और उन्हें स्केल अप किया जाए, बढ़ाया जाए, और इसकी वृद्धि से ऐसे मानकों को हासिल कर लेने से वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन यानी ऐसे उत्पादों के उत्पादन संबंधी सर्टिफिकेशन को वो हासिल कर पाएंगे और उनका जो ब्रांड वैल्यू है वह बन पाएगा। ब्रांड वैल्यू के बन पाने से हम जानते हैं कि उनकी बिक्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएगी, जिससे कि उनकी लाभप्रदता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। तो सरकार का यह जो फैसला है यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। इसमें जो क्रिटिसिज्म किया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 6 कृषि उत्पादों को डीरेगुलेट करने का यानी नियंत्रण मुक्त करने का जो सरकार का फैसला है, संपादकीय का कहना है कि इस कदम से आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून है यह कमजोर हो जाएगा। संपादकीय का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में और उपभोक्ताओं के लिए जो प्राइसेस हैं, जो कृषि उत्पादों का कीमत है, उसमें विषम अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के रूप में यह कार्य करता था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी किसी प्रकार का अगर बाजार में विषम अस्थिरता मूल्यों में है कृषि उत्पादों के, तो उपभोक्ताओं को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के द्वारा सरकार सुरक्षित करती थी ऐसे किसी प्रकार की अस्थिरता से। सरकार के पास शक्तियां थीं कि वह काला बाजारियों के ऊपर और साथ ही जमाखोरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके। परंतु अब क्या होगा कि अब नियंत्रण सरकार इन 6 कृषि उत्पादों पर नहीं रख पाएगी। हालांकि यह बात सही था कि कई ईमानदार भी जो निर्यातक थे उनका उत्पीड़न इस अधिनियम के दुरुपयोग के द्वारा किया जाता था
लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण हटा देने से, यानी कंप्लीट डीरेगुलेशन कर देने से अब एक क्या इसमें जोखिम विकसित हो गया है कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार के फूड प्राइस में बहुत ज़्यादा अगर वृद्धि होती है, यानी खाद्य सामग्रियों के, खाद्य वस्तुओं के अगर कीमतों में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि हो जाती है, तो सरकार के पास ऐसा कोई भी टूल नहीं होगा जिससे कि उनके कीमतों को वह नियंत्रित कर पाए इन 6 कृषि उत्पादों के संदर्भ में, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी। तो और दो सरकार के जो प्रस्ताव थे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, एक अंतर्राज्यीय व्यापार इंटरस्टेट ट्रेडिंग और दूसरा अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसके संबंध में भी संपादकीय ने एक आलोचनात्मक बिंदु यह दिया है कि इन दोनों पहलों से भी जो बाजार में मार्केट फोर्सेस होते हैं उनको ज़्यादा बल मिलेगा, यानी कि इससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ कम मिल सकता है अगर मार्केट फोर्सेस यानी कि उद्योग अगर इसका लाभ उठाते हैं तो, या मार्केट में ऐसे कई प्रकार के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि ऐसी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि किसान जो है वो रिलेटिवली एक वीकर पोजीशन में होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में, और कंपनियों के पास एक ज़्यादा बार्गेनिंग मोल जोल की ज़्यादा जो है उनके पास शक्ति होती है। तो इसके कारण क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जो मतलब पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। तो यह जो है आपको जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर 3 से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक सुधार से संबंधित यह कुछ उपाय हैं। तो आप इसका उपयोग जो है वह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के कृषि उत्पाद के भंडारण, परिवहन एवं विपणन संबंधी टॉपिक के संदर्भ में देखकर कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के क्षेत्र से जोड़कर आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जो कि आपका एक टॉपिक है पेपर 3 में, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में, तो खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो सरकार के फैसले हैं आप उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो खाद्य प्रसंस्करण और इससे संबंधित उद्योग, इस प्रकार से आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए यह महत्वपूर्ण है और कृषक कल्याण के भी हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगर हम कानून की बात करें, कानूनी पक्ष की, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की हमने चर्चा की। इसमें कुछ आलोचनात्मक बिंदु जो बताए गए हैं, तो अपने उत्तर में जहां पर कि आपसे समालोचना करने कहा जाए आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 के ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, एडिटोरियल पेज के, जो भारत और अफगानिस्तान के संबंध से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें विश्व के कई सारे देश इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, परंतु भारत की उस पीस प्रोसेस में, शांति प्रक्रिया में पर्याप्त सहभागिता, पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसको हाईलाइट करता हुआ यह एक आर्टिकल है जो कि आपके इंडिया अफगानिस्तान संबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए अगर हम अभी भी देखें तो अफगानिस्तान के शांति प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए भारत अभी भी अफगान सरकार पर निर्भर करता है, यानी अफगान सरकार से जुड़कर ही भारत वहाँ की शांति प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है, जबकि अभी के समय में अफगान सरकार की जो शक्ति है वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए घटती दिखती है, यानी अफगान सरकार की शक्ति वहाँ पर घट रही है। वहाँ पर कई सारे जो है प्रतिद्वंदी केंद्र विकसित हो गए हैं अफगानिस्तान की राजनीति में, राजनीतिक उथल पुथल है, तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत का सिर्फ अफगान सरकार के ऊपर निर्भर कर वहाँ की शांति प्रक्रिया में सहभागी होने के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसके द्वारा हाल में अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि अफगानिस्तान के 6 पड़ोसियों को, 6 नेबर्स को इनवाइट किया गया था, जो उसके सीमा से सटे 6 देश हैं। वो कौन से 6 देश हैं ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के भी हिसाब से महत्वपूर्ण है। पहला तो चाइना है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। तो ये 6 देश जो हैं यह अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, जो कि जिनके साथ इसका लैंड बॉर्डर जो है, भूमि सीमा सटी है। यह महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम्स के हिसाब से पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश 6 कौन से हैं। हालांकि इसमें हमारा भी लैंड बॉर्डर, भारत का भी कुछ क्षेत्र जो है वह आपको अफगानिस्तान की सीमा से सटता है, परंतु सुरक्षा परिषद के द्वारा भारत को इस शांति प्रक्रिया से बाहर रखा गया और उसके जो अन्य जो 6 फिजिकल नेबर्स थे उनको ही शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें 2 अन्य देशों को
यूएस और रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस को शामिल किया गया और इस वार्ता में अफगान सरकार तो शामिल स्वाभाविक रूप से थी। तो यह 6+2+1 वार्ता थी। 6 मतलब 6 जो उसके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, 2 यूएस हो गए और रूस हो गया और एक खुद अफगान सरकार। तो यह 6+2+1 टॉक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और इस वार्ता प्रक्रिया से भारत बाहर रहा। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो उसने भी अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भागीदारी को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। अफगानिस्तान पर जो यूएस के वार्ताकार हैं उनका भी यह मानना है कि भारत को तालिबान से सीधी बात करनी चाहिए और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर तालिबान से सीधी चर्चा भारत को शुरू कर देनी चाहिए। भारत के लिए भी यह सही है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होने के नाते, और दक्षिण एशिया क्षेत्र का भारत सबसे महत्वपूर्ण पावर है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश है। तो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत को स्वयं के लिए एक स्थान जरूर ढूंढना चाहिए, बनाना चाहिए। यह इस आर्टिकल में लेखक के द्वारा कहा गया है। अफगानिस्तान की स्थिति का भारत के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर इसके सुरक्षा संबंधित आयामों में अफगानिस्तान की राजनीतिक और वहां पर जो सामरिक स्थिति है उसका सीधा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अफगानिस्तान से अपने सफलतापूर्वक वापसी की जो रणनीति अमेरिका ने बनाई है और तालिबान से जो उसने अनुसंधि की है, तो उसकी सफलता के लिए वह पाकिस्तान पर अधिक निर्भर है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के एक प्रॉक्सी ग्रुप के रूप में तालिबान अफगानिस्तान में कार्य करता है। तो तालिबान और पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हैं और अमेरिका तालिबान के साथ जो संधि किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापस आने के लिए, तो उसकी सफलता के लिए उसे पाकिस्तान पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है, और जिसका लक्ष्य मूलतः अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी है। दूसरी इसमें एक बात यह है कि अभी विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस आने को एक बड़े ही स्ट्रेटेजिक रिवर्स के रूप में देखा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक रिवर्स का तात्पर्य है कि एक बहुत ही रणनीतिक रिवर्स के रूप में, यानी कि रणनीतिक रूप से उल्टे एक्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका जहां पर कि उसे विश्व के इस प्रकार संकटग्रस्त क्षेत्रों में अपना नेतृत्व देना चाहिए था, अपनी सैन्य उपस्थिति के माध्यम से एक सामरिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए था, अमेरिका जस्ट उसके रिवर्स यानी कि पलट वहां से अपने सेनाओं को वापस बुला रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वह अफगान सरकार और अफगान समाज में जो उसके परंपरागत मित्र रहे हैं वैसे समूहों से अपने संबंध को और अधिक मजबूत करे। लेकिन इसके ही साथ लेख में कहा गया है कि तालिबान के साथ भी भारत अपने संपर्क के चैनल्स को खोले, संपर्क स्थापित करे तालिबान के साथ भी। इसका वजह यह है कि तालिबान ने अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान हासिल कर ली है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल कर ली है। सुरक्षा परिषद के द्वारा भी 6+2+1 टॉक्स की हमने चर्चा की, तो उसमें भारत शामिल नहीं था, परंतु उसमें अफगान सरकार जरूर शामिल थी। लेकिन अमेरिका ने तालिबान के साथ जो डील किया उसमें भारत कहीं शामिल नहीं था, उस पूरे शांति वार्ता में, या सुरक्षा परिषद के द्वारा भी जो शांति प्रक्रिया की शुरुआत की गई उसमें भी भारत शामिल नहीं हुआ। तो अफगानिस्तान जो अभी के समय जिसे अंतर्राष्ट्रीय एक मान्यता मिली है इस प्रकार के शांति प्रक्रियाओं में शामिल होने के कारण, तो इससे भी भारत को तालिबान से राजनीतिक संपर्क स्थापित करने चाहिए, ऐसा लेख में कहा गया है। इसके साथ अफगानिस्तान के जो औपचारिक जो शक्ति संरचना है, वहाँ पर शक्ति व्यवस्था है, वहाँ पर तालिबान ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, जहाँ पर कि वह अफगानिस्तान सरकार के साथ भी वार्ता कर रहा है और साथ ही अमेरिका के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी तालिबान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में भारत को तालिबान के साथ इस लेख में सुझाव दिया गया है कि वार्ता संपर्क स्थापित करनी चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि भारत को अपने कूटनीतिक पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है, और अभी क्योंकि शांति प्रक्रिया बहुत ज़्यादा शांति वार्ता आगे जा चुकी है, एक मतलब कि वहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, व्यापक रूप से अलग अलग देशों के द्वारा
अपने अपने हितों को बढ़ावा देते हुए अफगानिस्तान में शांति बहाली का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो ऐसे लेट स्टेज में भी भारत को अपने कूटनीतिक पहलों में सुधार भारत कर सकता है और तालिबान के साथ वार्ता शुरू कर और वहाँ पर अफगानिस्तान में सभी राजनीतिक दलों के साथ वार्ता स्थापित कर भारत वहाँ की शांति प्रक्रिया में भागीदार बन सकता है। तो एक निष्कर्ष के रूप में आर्टिकल में कहा गया है कि भारत को अपनी अफगान नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो यह जो आर्टिकल है आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 से सीधे रूप से यह जुड़ा हुआ है। इसमें आपको जहाँ पर कि द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के और राजनीति का भारत के ऊपर प्रभाव, भारत के हितों के ऊपर प्रभाव, उससे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ एशिया दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति होने के बावजूद भी भारत अफगान शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, क्या उसे अपने अफगान नीति को फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप इन बिंदुओं का उल्लेख आप कर सकते हैं। या अगर भारत अमेरिका संबंध के भी बारे में बात की जाए तो आप वहाँ पर भी अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की चर्चा अवश्य कर सकते हैं, जिसमें कि अमेरिका भारत को जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, जितना महत्व देना चाहिए था, उतना अमेरिका के द्वारा नहीं दिया गया। तो भारत और अमेरिका के संबंध में भी आप इसे एक आलोचनात्मक बिंदु के रूप में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पर ही एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको श्रम कानूनों से संबंधित है, जिसमें कि अभी देखा जा रहा है कई राज्यों के द्वारा लेबर राइट्स में, लेबर लॉज में काफ़ी छूट उद्योगों को देने के लिए अध्यादेश और नियम निकाले गए। तो एक प्रकार से इसमें वर्तमान में सरकार का जो एक आउटलुक है लेबर राइट्स को लेकर, श्रम कानूनों अधिकारों को लेकर, उसके ऊपर यह आलोचनात्मक लेख है। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करें। सरकार के ऊपर एक दबाव है कि अर्थव्यवस्था को फिर से वह रिवाइव करे, अर्थव्यवस्था का जीर्णोद्धार करे, जहाँ पर की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जीडीपी की बात करें हम, सकल घरेलू उत्पाद की या रोजगार की, तो सभी आंकड़ों में अर्थव्यवस्था संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में लेबर राइट्स, श्रमिकों के अधिकार, इसको कमजोर करना कितना हद तक सही होगा। और अभी जैसे देखा जा रहा है कि श्रमिकों के अधिकार बहुत ही तेज गति से लुप्त होते जा रहे हैं, यानी सरकारों के द्वारा श्रमिकों के अधिकार को वापस लिया जा रहा है। व्यापार कारोबार की सुगमता की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत ने अभी हालिया 3-4 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन इस क्षेत्र में किया है। भारत का 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग 130 था, जो कि 2019 में काफ़ी बेहतर होकर 63 हो गया, 63 हो गया, जिससे कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और आकर्षित कर पाएगा और घरेलू भी निजी पूंजी को, प्राइवेट कैपिटल को और ज़्यादा उत्साहित कर पाएगा। अभी के समय में अगर हम देखें कि कारोबार करने की सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए की इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, यानी महत्वपूर्ण औजार के रूप में लचीले श्रम एवं पर्यावरण कानून को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह माना जाता है कि श्रम और पर्यावरण संबंधी कानून और नियम जितने कम होंगे या जितने लचीले होंगे, उद्योगों को उतना अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश उतना अधिक बढ़ेगा। सरकार इस प्रकार के कंसेप्ट को, इस प्रकार के अप्रोच को, वर्तमान में जो 4 श्रम संहिताएं सरकार के द्वारा लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जिसमें कि केंद्रीय 44 श्रम कानूनों को मर्ज कर दिया जाएगा, संगठित करके 4 लेबर कोड, 4 श्रम संहिता सरकार बनाएगी। तो इस प्रकार के लेबर और एनवायरमेंटल लॉज में, श्रमिक और पर्यावरणीय कानूनों में जो लचीलापन है, यह प्रवृत्ति आपको इन 4 लेबर कोड्स में भी दिखती है। इसकी चर्चा अगर हम करें तो वर्तमान में अध्यादेश के द्वारा और नियम अधिसूचित कर राज्यों के द्वारा श्रमिक कानूनों को निरस्त किया गया है। यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। लेख में, आर्टिकल में लेखक ने बताया है कि बिना त्रिपक्षीय वार्ता के, ट्रिपार्टाइट डिस्कशन मतलब सरकार तो एक पक्ष है ही, साथ में उद्योग भी एक पक्ष है और श्रमिक भी एक पक्ष है, तो बिना त्रिपक्षीय वार्ता के, नेगोशिएशन के किसी प्रकार के श्रम कानूनों में बदलाव अभी के समय में एक अलोकतांत्रिक फैसला है, जहां पर कि सरकारें अध्यादेश के द्वारा और नियमों को अधिसूचित कर ऐसे श्रम कानूनों में बदलाव ला रही है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु समझने की आवश्यकता है जो इस आर्टिकल में कहा गया है। अगर हम वेतन संहिता अधिनियम 2019 की बात करें तो उसका जो
उसके नियम का जो मसौदा है उसमें भी वर्किंग आवर्स को 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। वर्किंग आवर्स जो कि भारत में उद्योगों के लिए 8 घंटे है, श्रमिकों के लिए 8 घंटे से बढ़ाकर उसे 9 घंटा कर दिया गया है। तो एक प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्रमिकों के ऊपर, श्रमिकों के अधिकारों का यहाँ पर भी हनन होता दिखता है। यह कोड ऑफ वेजेस 2019 की बात है, वेतन संहिता विधेयक 2019, जिसका कि अभी ड्राफ्ट रूल बना है, नियमों का मसौदा बना है। अगर हम कोड ऑफ वेजेस की ही बात करें तो इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम वेतन का कंसेप्ट है। यानी इसमें दो अलग अलग कंसेप्ट है, नेशनल मिनिमम वेज का, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का, और राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम वेतन, नेशनल फ्लोर वेज। अगर हम मिनिमम वेज की बात करें, न्यूनतम वेतन की बात करें, तो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एक समिति ने 2000 में इसकी गणना 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से की थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन का जो स्टैंडर्ड है, न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। जबकि इसी समिति के द्वारा राष्ट्रीय तल स्तरीय वेतन की जो गणना है वह 176 रुपये प्रतिदिन के रूप में की गई थी, 176 रुपीज पर डे। इसे और समझें तो वेतन संहिता के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने राज्यों में न्यूनतम वेतन तय करने का जो निर्देश दिया गया है वह राष्ट्रीय तल स्तरीय वेतन के ऊपर ही रखने का निर्देश दिया गया। यानी राज्यों के द्वारा जो अपने यहाँ मिनिमम वेजेस जो निर्धारित किए जाएंगे वह राष्ट्रीय फ्लोर वेज, नेशनल फ्लोर वेज के ऊपर होंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय तल स्तरीय जो वेतन है वह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से काफ़ी कम है। जैसा अभी हमने देखा कि जो नेशनल मिनिमम वेज है वो 375 रुपये है और फ्लोर वेज 176 रुपये है। तो फ्लोर वेज काफ़ी कम होने के कारण यह आरोप लगाया जा रहा है, एक आलोचना की जा रही है कि वेज कोड में यह जो व्यवस्था है न्यूनतम वेतन को फ्लोर वेज के ऊपर रखने की, इससे श्रमिकों के आय के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और श्रमिकों के अधिकार का हनन होगा। अब देखें कि जब ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है तो राज्यों के द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ज़्यादातर क्या किया जाएगा कि जो राष्ट्रीय तल स्तरीय वेतन है उसको ही एक आधार बनाकर वेतन तय किया जाएगा, जिससे कि न्यूनतम वेतन का एक जो आइडिया है, एक कंसेप्ट है, वह कमजोर हो जाएगा। न्यूनतम वेतन इसलिए दिया जाता है ताकि एक मिनिमम लेवल का एक जो है स्टैंडर्ड, एक मानक वेतन राष्ट्र में यूनिफॉर्म रूप से श्रमिकों को मिले, जिससे कि उनका आय सुरक्षित हो पाए, एक इनकम सिक्योरिटी उन्हें मिले। तो अगर इस प्रकार से एक बहुत ही न्यूनतम तल स्तरीय वेतन सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाए और राज्य सरकार उसके आधार पर अपने यहाँ न्यूनतम वेतन तय कर दे, तो इससे जो न्यूनतम वेतन का कंसेप्ट है वो ही खंडित और कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही वेतन संहिता में, वेतन संहिता विधेयक में जो निरीक्षण संबंधित व्यवस्थाएं हैं उसको भी कमजोर करने का आरोप इस लेख में लगाया गया है, जिसमें कि आपको इंस्पेक्टर्स के पावर को, पहले इंस्पेक्टर्स का पावर होता था श्रम कानूनों में कि वह सरप्राइज चेक, औचक निरीक्षण कर सकते थे, परंतु वेतन संहिता के अंतर्गत इंस्पेक्टर्स के इस पावर को हटा दिया गया है। अब वह औचक निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर हम औद्योगिक संबंध संहिता 2019 की बात करें तो इसमें ट्रेड यूनियंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात की गई है। यह है कि किसी भी प्रतिष्ठान में उसके जो टोटल कार्यबल का 15% अगर किसी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस ट्रेड यूनियन को एक नेगोशिएटिंग यूनियन के रूप में, यानी वार्ताकार संघ के रूप में पहचान दी जाती थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत। परंतु अभी जो सरकार औद्योगिक संबंध संहिता के ऊपर कार्य कर रही है तो इसमें यह जो थ्रेशोल्ड है, यह सीमा 15% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। यानी कि अब अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई ट्रेड यूनियन है, यानी कोई व्यापार संघ है, तो अगर पूरे प्रतिष्ठान के कार्यबल का 75% उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसके सदस्य नहीं है 75% श्रमिक, तो उसे एक नेगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। यह एक फर्दर जो है ट्रेड यूनियन के रोल को कम करेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि पेपर 2 में आपके सामान्य अध्ययन में ट्रेड यूनियन के बारे में भी एक बिंदु है। ट्रेड यूनियन एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करता है, तो आप वहाँ पर भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी है। तो ट्रेड यूनियंस का जो रोल होता है, आपको श्रमिकों के और उद्योगों के बीच में संबंध को
संतुलित करने में आप वहाँ पर इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह लेख में बताई गई है कि श्रमिकों के अधिकारों को निरस्त कर देने से या समाप्त कर देने से जो एक लक्ष्य होता है सरकार का और उद्योग का कि लेबर कॉस्ट में कमी आएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। और इसके कारण ना तो निजी निवेश जो है उसको उत्साह मिलता है और ना ही जो आर्थिक जो एक रिकवरी है वह हो पाती है। यह एक महत्वपूर्ण बात इस लेख में बताया गया है कि लेबर राइट्स को इंश्योर करके ही आप एक कंड्यूसिव इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर, एक आर्थिक माहौल बना सकते हैं और वैसी परिस्थिति में ही निजी निवेश को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर श्रमिकों का आय सुरक्षित है, आजीविका सुरक्षित है, तो वैसे बाजार में मांग बनी रहती है और मांग बने रहने के कारण वहाँ पर एक आर्थिक चक्र खुद ही नेचुरल वे में ग्रो करता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो आर्टिकल में बताया है कि पहले भी आरबीआई ने क्या किया था कि पूंजी उधार पे लेने की लागत को यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल को कम कर दिया था। तात्पर्य यह है कि कम दरों पर उद्योगों को बाजार से बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो है वह की गई थी। इसके अलावा सरकार ने भी कॉरपोरेट टैक्स के दरों में